अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगित बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम गाज़ा का रुख करेंगे और गाज़ा की सूरत हाल के हवाले से ये देखेंगे कि इस वक्त गाज़ा में क्या कुछ चल रहा है। जिस तरह से गाज़ा में जंग बंदी मुआहदा हुआ और इस मुआहदे पर अमल दरामद भी शुरू हुआ, लेकिन इस दरमियान जो कुछ मामलात रहे वो आपने भी देखे और हमने भी देखे। लेकिन अब आगे के हवाले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया वो भी बहुत कुछ कह रहा है। तो इस हवाले से और ओवरऑल अगर हम बात करें जिस तरह से मिडिल ईस्ट की जो सूरत हाल बनी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जिस तरह की पॉलिसीज़ सामने आई हैं और जिस तरह के अहकामात सामने आए हैं और मिडिल ईस्ट को लेकर, गाज़ा को लेकर, फ़लस्तीन के मसले को लेकर उनके जो बयानात सामने आ रहे हैं वो दर हकीकत यानी आगे के हवाले से किस तरफ हालात को ले जा रहे हैं, इस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त गालिबन हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अर्शी खान साहब, मौजूद मेहमान, प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी व दिफाई तज्जियाकार। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। शायद डॉक्टर साहब से हम कुछ वक्त के बाद उनसे दोबारा रब्ता करेंगे, फिर उनसे हम ज़रूर बात करेंगे और इस हवाले से यानी किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है इस पर हम उनका ज़रूर जायज़ा और वो किस तरह से हालात को देख रहे हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यानी जो बयान दिया बिलखुसूस क्लीन आउट गाज़ा के हवाले से, और एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक धमकी है और ख़ास तौर पर ये बताने की कोशिश की गई है कि गाज़ा के हवाले से यानी वो क्या चाहते हैं मगरिब की जानिब से। और मगरिब की अगर हम इंटेंशन को अगर हम देख रहे हैं इंक्लूडिंग अमेरिका, बिलखुसूस इज़राइल का मुसलसल उन्होंने साथ दिया और इज़राइल को भरपूर जिस तरह से तवाना करना उन्होंने चाहा वो सारी चीज़ें उन्होंने उसको जो है फराहम की। यहाँ तक कि अभी अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 पाउंड से ज़ायद वजनी बम भी जो है इज़राइल को जो है बहाल कर दिए हैं और इज़राइल को वो फराहम करने जा रहे हैं। तो ये वो पॉलिसीज़ हैं जो इस बात को ज़ाहिर कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दर हकीकत यानी फ़लस्तीन के काज के हवाले से या गाज़ा के हवाले से कोई नेक नियति नहीं रखते। अब जहाँ तक जिस तरह से एक बात ये चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले यानी इख्तिदार संभालने से पहले, हल्फ बर्दारी से पहले उन्होंने जिस तरह का यानी मौक़िफ़ अपनाया था और उसको लेकर यह समझा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं यानी गाज़ा के हवाले से कुछ यानी संजीदा हैं और इस हवाले से कुछ अपनी हमदर्दी रखते हैं। लेकिन उनके अब जो बयानात सामने आने शुरू हो गए हैं वो बहुत कुछ कह रहे हैं। इसी हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ गालिबन जुड़ चुके हैं मौजूद मेहमान डॉक्टर अर्शी खान साहब, प्रोफेसर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिफाई तज्जियाकार। मैं डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले तो यानी जंग बंदी के बाद जो जंग बंदी हुई गाज़ा की और इसके बाद से यानी मरहलावार जो अमल दरामद हो रहा है यानी मुआहदे के तहत जो कैप्टिव्स को रिहा किया जाना, पहले 3 को रिहा किया गया, बाद में 4 को रिहा किया गया, अब फिर जो आने वाला जुमा है अब जो उस जुमा को फिर मज़ीद 3 को रिहा किया जाएगा जो कैप्टिव्स हैं। मैं जानना चाहूँगा, एक जानिब से कैप्टिव्स को रिहा किया जा रहा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि इज़राइल की जानिब से फ़लस्तीनी जो महरूसीन हैं उनको रिहा किया जा रहा है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन हमने 2 रोज़ पहले भी यानी गाज़ा में देखा यानी 25 जनवरी को जो गाज़ा के फ़लस्तीन स्क्वायर पर। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि इस अमन मुआहदे को या फिर जंग बंदी मुआहदे को किस तरह से देख रहे हैं आप, अभी तक जो कुछ अमल दरामद हुआ है? जी डॉक्टर साहब, ये आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है डॉक्टर साहब। ये तो सीज फायर, ये तो टेम्पररी सीज फायर है। जी जी, ये परमानेंट सीज फायर नहीं हो सकता दोनों के बीच में। हाँ, इसलिए कि इसमें लड़ाई जो है वो इंसाफ और जो है बेईमानी के बीच में है। मतलब ये जो लड़ाई है ये दहशतगर्दों और मजलूमों के बीच में है। मतलब दहशतगर्द वो लोग जी जिन्होंने दूसरे की जमीन पे, जिनकी जमीन थी, जो जमीन के खुद मालिक थे हजारों साल से, जी,
और वहीं के बाशिंदे थे। हम्म। लेकिन पैलेस्टीनियन जो है ये कनानाइट्स हैं, जी कन्नान जी। कनानाइट्स। हम्म। तो जो भी बाहर के लोग किसी की जमीन पे कब्जा कर लें, उनको घर से निकाल दें, फिर उनको मारें, हम्म। फिर उनके जो है घरों को छीन लें, फिर जब वो रिफ्यूजी बन जाए तो फिर उन पे बम बरसाएं, फिर उनके बच्चों को मारें, डॉक्टर को मारें, हॉस्पिटल पे बम गिराएं, उनके जर्नलिस्टों को मार दें, उनके एकेडमिक्स को मार दें, मेडिक्स को मार दें, तो वो तो दहशतगर्दी कहे जाएंगे। जी अब यकीन। पूरी दुनिया ने देखा कि ये हुआ। हम्म। गाजा में दहशतगर्दी किसने किया, ये हुआ। जी। और अब इस चीज को ये भी खोल दिया गया कि भाई पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 महीने में या 471 दिन में ऐसा हुआ है। हम्म। इसके पहले जो है 1948 से हो रहा है, जी। बल्कि और उससे पहले से हो रहा है। हम्म। तो ये जो लड़ाई है ये एक मतलब हक के लिए लड़ाई है। भाई मेरी जी। जमीन है, मेरी जमीन को वापस करो, हम्म। है ना। तो वो उसकी लड़ाई है, और ये लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक ये जमीन वापस नहीं होगी। हम्म। यानी जमीन का जो मालिक है उसको जमीन दो वापस, बाकी कोई फालतू बात ही नहीं। हम्म। यानी डॉक्टर साहब अभी जो देख रहे हैं, यानी कैप्टिव्स को जैसे ही रिहा करवा लेगा इजराइल तो फिर वही तो वही हमले शुरू हो जाएंगे। नहीं, देखिए ये अगर आप फलस्तीनियों के हालात को देखें, चाहे वो ईस्ट जेरूसलम में हो। जी। देखिए जेरूसलम तो एक था, हम्म। तो इन्होंने जो है 1967 के पहले वेस्ट जेरूसलम को ही कब्जा कर लिया, जी। जबकि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन प्लान हम्म। जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी बनना था। जी। जब तक कि कोई मुआहदा अरबों की कंसेंट से ना हो। हम्म। लेकिन इसने जो है पहले ही कब्जा कर लिया। हम्म। फिर 67 के बाद जो ईस्ट जेरूसलम था उसको कब्जा कर लिया। जी। फिर कब्जा करके बाद 1980 में उसने कहा कि ये अब मेरा एरिया है। जी। फिर वहां पे बाहर के जितने भी दंगाई थे हम्म। और दहशतगर्द थे उसको बसाना शुरू कर दिया। जी। अब जैसे मान लीजिए कि दिल्ली में बाहर से लोगों को हम बसाना शुरू कर दें जी। और यहाँ के लोग अपोज करें फिर भी हम बसाना शुरू कर दें, तो ये सही बात होगी? बिल्कुल गलत होगी जी। हाँ, तो दूसरे की जमीन पे उनके बगैर मर्जी के आप बसा रहे हैं जी। और जबकि उस पे यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन ही पास है। जी। तो मैंने पहले भी आपके टीवी पे कहा कि वहां पे देखिए आपको एक लाइन खींचनी होगी, देखना होगा भाई कि लड़ाई है क्या। तो लड़ाई है बेसिकली जमीन की। तो जिसकी जमीन है वो जमीन मांग रहा है, भाई जिसका मुल्क है वो मुल्क मांग रहा है, जिसका घर है वो अपना घर मांग रहा है। तो अब ये आप देखिए कि जो घर नहीं दे रहा है इनको, जो काबिज हो गया है जी और अड़ा हुआ है कि नहीं मैं नहीं दूंगा जी, और उसके बाद अगर वो मांगता है तो फिर उसको मारता है, उस पे सैंक्शन लगाता है जी और अपनी मीडिया और दूसरी जितन वेस्टर्न मीडिया है उससे गलत सलत अफवाह फैलाता है। जी। जैसे 7 अक्टूबर को और आमतौर पे न्यूज में आता है, हमारे यहाँ भी न्यूज़पेपर में आता है। देखिए हमारे न्यूज़पेपर है, हम लोग जो है खरीदते हैं र्यूटर से और एपी से एएफपी से न्यूज खरीदते हैं जी। हमारी इतनी औकात है नहीं कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हो वहां पे हो। हाँ। तो उन्होंने जो जैसा ढोल बजाया हमने वैसा ही ढोल यहाँ ही बजा दिया जी। तो आमतौर पे आप देखेंगे कि अच्छे न्यूज़पेपर में न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और लीमोंजे, ली फिगारो और क्या क्या सब जगह ही 1200 लोग मार दिए गए, 1200 यहूदी मार दिए गए। जी। मैंने बार बार कहा कि ये मतलब मैं इंक्वायरी, इजरायली इंक्वायरी के रिपोर्ट पे बोल रहा हूँ जी कि टोटल यहूदियों की जो मौत हुई है वो 683 हुई जी। 1200 मरे ही नहीं, 1000 से 1500 तो पैलेस्टीनियन मार दिए गए जी हाँ। जो 7 अक्टूबर को घुसे थे। और ये जो यहूदी मरे हैं 683 उसमें से अराउंड 44-48% तो वहां के सोल्जर्स हैं और आपके सिक्योरिटी वाले लोग हैं, बाकी जो है वो सिविलियन है जी। और सिविलियन को इन्होंने ही मारा है, इजराइल ने। जी। नेचुरली भाई आपने देखा होगा कि फोटो दिखाया जाता है कि घर में जो है वो बिल्कुल आग सा लगा हुआ है, घर टूटा हुआ है, जो इन्होंने हमला किया था 7 अक्टूबर को।
तो ये जो हमला हुआ था, ये इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से मिसाइल मारा है, उस पे छोटा छोटा बम मारा है और टैंक शेलिंग से टूटा है। इनके पास टैंक है कहाँ बिल्कुल, हमास के पास। हमास के पास, जी हाँ। हमास तो यहाँ पे आया था कि यहाँ से कुछ लोगों को हम पकड़ के ले जाएंगे, जी, उठा के ले जाएंगे, बंधक बना के ले जाएंगे, ताकि हमारे जो लोग वहाँ जेल में बंद हैं उनको छुड़ाएंगे। उनके बस सिंपल सी बात नहीं। अच्छा, उसके बाद हल्ला क्या हुआ कि 1200 को मार दिया। जी, फिर क्या हुआ कि इन्होंने रेप किया। फिर क्या कि औरतों के मतलब के चेस्ट को काट दिया। ये तक बातें फैलाई जी। और 40 बच्चों को बीहेड कत्ल कर दिया। और ये पूरी तरह से चलता रहा वेस्टर्न मीडिया। तो वेस्टर्न मीडिया अब सारे ये सब गुमराह हो चुके हैं बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। देखिए, गाजा ने पूरे यूरोप और अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डेमोक्रेसी को नंगा कर दिया है। ये बोलते थे हम सिविलाइजेशन है, हम सिविल राइट्स वाले हैं, हम ह्यूमन राइट्स वाले हैं, हम पीस वाले हैं, हम जो है अच्छे लोग हैं, और हम तो लड़ाई की बात ही नहीं करते हैं, लड़ाई तो फला करता है जी, हम तो इंसाफ वाले हैं, हमने यूनाइटेड नेशन बनाया जी। लेकिन तो दिखा दिया कि भाई आपकी जितनी जवामर्दी है वो इजराइल के नाम पे बिल्कुल जीरो हो जाती, खत्म हो गई। भाई तो कैसी जवामर्दी। यकीन इजराइल जो है किसी भी एक रिजोल्यूशन को 400 से ज्यादा रिजोल्यूशन है, मोर देन 400 रिजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट बॉडीज के, जनरल असेंबली के, सिक्योरिटी काउंसिल के जी, किसी एक को भी इसने फॉलो नहीं किया है पैलेस्टाइन के मामले पे जी। तो वही मैं कह रहा था, ये जो सीज फायर हुआ है, तो सीज फायर से मतलब एक तो सीज फायर तो ये हुआ कि भाई आप जंगबंदी हो, इसलिए कि हमास भी चाह रहे थे कि भाई वहां के भी लोग थोड़ा सांस लें जी, और उनके जो लोग फंसे हुए थे इजरायली, तो वो चाह रहे थे कि वापस आ जाए। इसलिए कि सिर्फ एक ही आपने देखा, बाइडेन हो या बाइडेन का जो आपके जो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ब्लिंकन जी, ब्लिंकन तो ऐसा लगता था कि अब ये नेतन्याहू की औलाद है वो, तो ऐसा ही लगता है मतलब, और चेहरा ऐसा मासूम बनाए रखता है वो। इज ए बिगेस्ट ज़ायनिस्ट जी, और ये वो भी वार क्राइम में इन्वॉल्व है। अगर इस तरह का अगर जो इजराइल ने किया है जी फलस्तीनियों के साथ, अगर उसका 1% ईरान अगर कर दे जी, तो फौरन इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बैठ जाएगा जी हाँ। और जो सबसे दब्बू कंट्री है और सबसे शरीफ अपने आप को बोलता है स्विट्जरलैंड जी, वो भी कमर पे हाथ रख के खड़ा हो जाएगा कि भाई ऐसा क्यों किया। तो वही मैं पूछना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि भाई ये कौन सी चीज है इजराइल में तुम्हारी, मतलब इजराइल या तो तुम इसको मान लो कि हमारे यही जीसस क्राइस्ट है जी, हमारे खुदा यही हैं और हमारे पैदा करने वाले भी यही हैं, मान लो इस बात को, तो फिर आदमी फिर चुप हो जाए जी। पूरा यूरोप, फ्रांस, इनके जो बड़े बड़े डीन थे जी जी, और आपके जेनेवा, कहाँ भाई स्विट्जरलैंड के आए तो वहाँ सारे पीस निगोसिएशन होते हैं, जेनेवा होता, जेनेवा है, हेग है आपके नीदरलैंड में, जूरिख है, सब बिल्कुल खामोश, गाजा के बिल्कुल खुल गए जी। मतलब अमेरिका की डेमोक्रेसी को अगर तौलना है आपको तराजू से, तो तराजू का नाम है गाजा है बेशक, तराजू का नाम है वेस्ट बैंक, तराजू का नाम है। तो ये इजराइल जो है शुरू से ये मारता है लोगों को जी। अब चीज ये मंजर आम पे आई, औरतों को मारना, ये बच्चों को मारता है, औरतों को मारता है जी, इवन जो लोग डिसेबल्ड लोग हैं, मेंटली डिरेज्ड, उनको मारता है। और ये आपके अभी कितनी किलिंग्स इसने जो है लेबनान में ही किया, सीज फायर के बाद भी जी हाँ। लेबनान में जो सीज फायर हुआ है ये आपके 26 जनवरी को खत्म हो गया, पूरा हो गया जी हाँ, फिर से शुरू कर दिया। और वहां भी उसने शुरू नहीं, उसी मतलब सीज फायर का जो वायलेशन है मोर देन 900 टाइम्स 900 टाइम्स जी। और वहां आपके फ्रांस के भी लोग कमेटी में बैठे हुए हैं, और लेबनान में, और अमेरिका के भी लोग हैं बिल्कुल खामोश। तो ये इनका काम ही दहशतगर्दी करना है, इन्होंने दहशतगर्दी की है। और ये उल्टा लगा दिया मुसलमानों पे कि ISIS के पैदा करने वाले तो मुसलमान है नहीं, अलकायदा के
पैदा करने वाले मुसलमान है नहीं। जी बोको हराम और जितने भी बड़े बड़े दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, इंक्लूडिंग इन पाकिस्तान, जी नाम हो सकता है मुसलमान हो, लेकिन वो उन्हीं के प्रोडक्ट है। जी डॉक्टर साहब, तो ये जो सीज फायर है ये हमें परमानेंट नहीं लगता, इसलिए कि सीज फायर पॉसिबल ही नहीं। डॉक्टर साहब, इतना सब कुछ होने के बाद भी यानी जो कैप्टिव्स को रिहा करने के मौके पर दुनिया ने देखा कि हमास के जितने जंगजू थे वो एक नज्म के साथ, एक सिस्टम के साथ जिस तरह से वो कैप्टिव्स को ला रहे थे और एक स्टेज बनाया गया था, और मतलब वो इजराइल जो एक एक अगर कहीं शक की बुनियाद पर कोई एक हमास का कोई बंदा अल-कस्साम का होता तो वहां पर सारी बिल्डिंग पर बमबारी कर दी जाती, लेकिन मजाल नहीं थी इनकी कि हजारों की तादाद में, बल्कि वेस्टर्न मीडिया तो सैकड़ों दर्जनों कह रहा था, लेकिन बड़ी तादाद थी। तो वहां बिल्कुल क्या बेबस सारी ताकतें बेबस हो गई थी डॉक्टर साहब। मतलब अगर 15 महीने पहले ये चीज कर लेते और ये सब कुछ ना करते कि आज जो है सारी ताकत झोंकने के बाद, इतनी तबाही करने के बाद ना आप अपने हदफ को जो है मुकम्मल कर पाए और ना अपने कैप्टिव्स को छुड़ा पाए, तो ये किस तरह का मुजाहरा था डॉक्टर साहब? देखिए, फलस्तीन के बारे में है कि अभी जो ट्रंप है जी, तो ट्रंप ने कहा कि भाई वो दूसरे शहर में मुंतकिल हो जाए। हाँ, क्लीन आउट कहा उन्होंने। बताइए जी, मतलब ऐसा कोई भी आदमी अगर स्टेटमेंट देता है तो वो खुद दहशतगर्द है या वो फ्रॉड है या पागल है। जो भी आदमी अगर इस तरह का स्टेटमेंट देता है कि क्लीन आउट और भाग जाओ, तो खुद अमेरिका की जो पॉलिसी है उसका तो यू टर्न नहीं बल्कि जीरो टर्न हो गया। जी, फ्रोजन हो गई, फ्रोजन हो गई। तो मतलब ये है कि देखिए, फलस्तीनी जो है ये हमेशा इन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी आवाज को उठाया है जी, और इनके खिलाफ दहशतगर्दी 1916 के बाद हुई। और फलस्तीन जो है, ये देखिए मैंने पहले भी कहा कि जंग जो है सिर्फ बारूद और गन से नहीं लड़ी जाती जी, उसके लिए जरूरी है कि हिम्मत भी हो। यकीनन, अगर सब कुछ आपके पास है, हिम्मत नहीं तो बेकार। बिल्कुल। तो फलस्तीन के पास हिम्मत है, इनके पास कुछ औजार भी है जिससे ये लड़ सकते हैं। जी, ये लड़े, और ये लड़े का मतलब इन्होंने प्रोपोर्शनेट रिटेलिएशन भी नहीं किया बल्कि कम ही लड़े। भाई इनकी तादाद भी कम है, इनके पास टैंक भी नहीं है, इनके पास एयरफोर्स भी नहीं है, मिलिट्री भी नहीं है। जी हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने टफ फाइट दिया जी, और इनके मुताबिक कम से कम 2000 इजराइल के सोल्जर्स मारे गए। जी, ऑफिशियली है कि भाई 850 मारे गए, 10,000 से ज्यादा जख्मी हुए। जी, तो इतनी ज्यादा किलिंग कभी किसी जंग में नहीं हुई इजराइल की। जी, ना 67 में हुई, ना 73 में हुई, ना 1948 में हुई। तो इनकी जो हठधर्मी थी जी, कि हम इनको हरा देंगे और इनको खत्म कर देंगे, इनको उखाड़ देंगे और इनका नामो निशान मिटा देंगे, जी, तो ये तो बकवास की बात है ना भाई। मतलब बिल्कुल, आप इसका मतलब कि आपने समझा ही नहीं कि हमास क्या है। तो हमास तो वहां के लोगों की आवाज है, वो जी, लोगों की आवाज है। और उस पे इन्होंने यहाँ तक के किया कि जो बड़े बड़े लीडर थे हमास के, जो निगोशिएशन कर रहे थे, जी हाँ, जैसे हानिया साहब थे, इस्माइल हानी, उनको मार दिया। बताइए जी, और दूसरे मुल्क में उगे हुए थे। जी, ही वॉज ए निगोशिएटर पर्सन, ही वॉज नॉट ए मिलिट्री चीफ। उसके बाद जो है उनके जो फिर डिप्टी बने आपके, याहिया सिनवर बने सिनवर, उनको मार दिया। जी, लेकिन आप सिनवर की तारीख को देखें और ये और जो हमास है तो पॉलिटिकल पार्टी है, इसने वहां रूल किया है, इसको लोग वहां चाहते हैं, मानते हैं, इसलिए कि इसने मुजाहरा किया जी, हमेशा फलस्तीनियों के हुकूक को पाने के लिए, और पूरी दुनिया ने नकार दिया जी, भाई। और जिन्होंने नहीं नकारा उन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया, खामोश हो गए। लेकिन आज मैं पढ़ रहा था एक नवंबर 1920 का खुतबा जी, मौलाना महमूदुल हसन साहब का। जी, तो उसमें उन्होंने ये फरमाया कि जो इंसान अल्लाह से उम्मीद रखते हुए जी, और सही चीज पे अब जद्दोजहद करता है तो अल्लाह ताला उसकी
उसे कामयाबी देते हैं, बेशक देर और सवेर। बेशक। और जो उनके खिलाफ दहशतगर्दी कर रहे हैं हम्म और उन दहशतगर्दों का जो लोग साथ दे रहे हैं जाने अनजाने में, जी उनको अल्लाह नापसंद करता है बेशक और उनकी कोई दुआ नहीं मानी जाएगी। बेशक। तो वही चीज मैं कह रहा था कि इन्होंने तो मुजाहरा किया, मतलब ये तो मुजाहरा कम था जो कि आपको मैं बताऊं, इसलिए कि देखिए इनके जो प्लेटफॉर्म है जी मीडिया के वो बड़े मजबूत तो है नहीं हमास के, जी हाँ इसलिए कोई कमजोर लोग, कमजोर का मतलब इकोनॉमिकली वीक है, इनके पास बहुत बड़ा स्टूडियो ये तो है नहीं, अब जी जो हाँ। था उन्होंने तोड़ दिया। तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग थी इनकी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जी हाँ मल्टीपुल है ना, जी मल्टी हाँ फ्लोर, बिल्कुल। तो पहले ही आपके 12-15 दिन में जो बॉम्बिंग हुई है उसमें जितनी बिल्डिंग्स थी एबव 4 स्टोरी वो सबको सबको इन्होंने एआई मतलब पावर टारगेटिंग से इनको खत्म कर दिया। जी हाँ तो अब जो लिमिटेड है उसमें नजर आ रहा था, लेकिन अगर आप सही उसकी अगर फोटोग्राफी की जाए जी तो वो और भी ज्यादा सेलिब्रेटिंग लगेगी। तो इनके अंदर हिम्मत है, इसलिए कि हिम्मत देखिए इस बात पे है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी अब कोई भी मान लीजिए कि जो पुलिस अफसर है अगर वो किसी बदमाश को कंटेन करता है जी और उस पुलिस अफसर को अगर गोली लग भी जाती है लेकिन फिर भी उसके चेहरे पे कोई मायूसी नहीं होगी, इसलिए कि उसने अपना रोल प्ले किया। जी तो पूरे मिडिल ईस्ट में दहशतगर्दों की दादागिरी के खिलाफ लड़ने वाले सिर्फ यही मजलूम कौम जी हाँ इस पे जुल्म हो रहा है। भाई एक जमाने में जो लड़े वो सद्दाम हुसैन लड़े, जी एक जमाने में येमेन लड़ा, एक जमाने में आपके ये गद्दाफी लड़े, सबको खत्म कर दिया गया जी लेकिन वो लीडरशिप लेवल पे थे। तो ये अब हुती को देखिए, हुती पे कम बॉम्बिंग हुई जी हाँ बहुत जी हाँ। लेकिन कोई असर नहीं उस पे, इसलिए कि लोग उनके साथ हैं ना जी और उनके साथ जो कॉज है वो सही कॉज है। भाई अगर ये जा करके यहूदियों को मार रहे हो जर्मनी में, अमेरिका में, तो बात समझ में आया कि जुल्म कर रहे हैं फलस्तीनी। फलस्तीनी तो अपने ही जमीन में आपके ये हो गए, रिफ्यूजी हो गए। जी हाँ। अब बताइए, तो अपने अब जमीन में रिफ्यूजी, और रिफ्यूजी को भी होने के बाद भी अगर ये एहतजाज करें जिनको मारा जा रहा है जी, तो अगर वो लोग ना लड़े तो क्या करेंगे बताइए। यकीन। लेकिन इसके तो ये जो अब आप देखिए जो होस्टेज छूटे, जी हाँ, तो जो पैलेस्टीनियन जो लेडीज थी जो आईडीएफ की थी, मिलिट्री की, इजरायली उसी प्रोटोकॉल को निभाया हमास ने। और उनको देखिए चेहरे से भी लग रहा था कि उनको सेफ रखा, अच्छे से, बिल्कुल हशाश बशाश थी, बिल्कुल। जी हाँ, है ना। जी हाँ। तो ये तो शो करता है कि इनका शऊर जो है इनसे काफी बेहतर है इन बदमाशों से। और डॉक्टर साहब मतलब ताजुब की बात यह है कि खुद की यानी जाने महफूज नहीं, बमबारी हो रही है, हमले हो रहे हैं और उसमें कैप्टिव्स को मतलब सलाम, उनको जो है उनकी हिफाजत करना एक मतलब ताज्जुब की बात है, अंदाजा नहीं किया जा सकता। और फिर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो जेलों में, इजराइल की जेलों में जो महरूस हैं फलस्तीनी, जब वो रिहा हो रहे हैं तो उनकी हालत जब जाते वक्त क्या थी और फिर जब छोड़ा गया तो उस वक्त क्या थी, इसको अगर क्या दुनिया इसको कंपेयर नहीं करना चाहती डॉक्टर साहब? नहीं, दुनिया देख रही है, लेकिन कोई आदमी बेशरम हो जाए, जलील हो जाए अपनी नजर में, तो उसको क्या, उसको ट्रम्प को नहीं समझ में आ रहा है जी, जानता है। लेकिन ट्रम्प के अगर आप देखें पूरे अमेरिकन, पूरे आप इलेक्शन सिस्टम को देखें जी, तो एक तो इजरायली ग्रुप है, इजरायली ग्रुप के कई सारे फ्रेंचाइजी हैं। फिर दूसरा जो लेवल है प्रो इजरायली ग्रुप है जी। तो अगर आप इजरायली ग्रुप से डायरेक्ट नहीं ले रहे हैं मदद, मतलब कि फंडिंग, तो दूसरा ग्रुप आ जाएगा प्रो इजरायली। तो बोले वो लगे शो नहीं करेगा हम प्रो इजरायली। तो ये जितने वहां के सीनेटर, कांग्रेसमैन, मोर देन 70%, ये सब तो उन्हीं के पैसे से लड़ते हैं इलेक्शन जी। उन्हीं के पैसे से इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं तो उसका गाना गाते हैं ये। तो इनका काम ही है ये कि पैसा दो, और ये पैसे के आज भी भूखे हैं। भाई सऊदी अरबिया से क्यों इनकी दोस्ती है जी? क्या ये कहते किंग किंग, वो चिल्लाता रहता है ट्रम्प के, तो पैसा इसको पैसे का है। तो ये चाह रहे हैं कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया में बसा देंगे पैलेस्टीनियन, कोई बड़े खुश हो जाएंगे। ये तो ऐसे लोग हैं नहीं। भाई हो सकता है कि इजरायली जाके वहां बस जाए। जी, इसलिए कि इजराइल को देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि इजराइल वहां बना 1948 में जी, और 1919 में वहां पे यूएन मैंडेट में पैलेस्टाइन को दे दिया गया था ब्रिटेन को जी।
1919 के पहले ये सल्तनत उस्मानिया की टेरिटरी थी। जी जब तक सल्तनत उस्मानिया की टेरिटरी थी वहां पे कोई परेशानी नहीं थी। जी जब से वहां पे अंग्रेज आए, अंग्रेज ने कब्जा किया बैतुल मुकद्दस को नवंबर 1917 में। 1918 से लेके 1920 तक वहां पे ब्रिटिश मिलिट्री रूल रहा। उसके बाद वो मैंडेट टेरिटरी बन गया। जी तो जब से मैंडेट शुरू हुआ 1919-1920 से, तब से वहां जो भी लोग बाहर से आए वो सब गलत है, इलीगल, उनको निकालना पड़ेगा। जो पैलेस्टाइन स्टेट, जो पैलेस्टीनियन स्टेट, वो बनेगा कहाँ? कहाँ बनेगा? वो बनेगा पैलेस्टाइनी, इजरायली पैलेस्टाइन स्टेट। जी हाँ, उसी को खाली करना पड़ेगा उनको। एग्जैक्टली। इसलिए कोई इलीगली आया है। जो वहां पे ओरिजिनल यहूदी थे पहले 1916-1918 तक, जो ओरिजिनल यहूदी की जो आबादी थे वो 5 से 6% थी। जी, उसी के प्रोपोर्शन के हिसाब से वो जो है उनका हक है वहां पे रहने का। जो बाहर के हैं उनको नहीं रहने का। एग्जैक्टली, सिंपल बात जी। तो और इस पे हमास इस पे क्लियर है और मैं भी इस पे क्लियर हूँ जी। अगर ये नहीं मानना है तो 1948 का थ्रेशोल्ड मान लो भाई कि तुमने इलीगल तरीके से वहां पे स्टेट बनाया। जी हाँ डॉक्टर साहब, जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त है, यानी हम ये देख रहे हैं कि पैदल बगैर सवारी के हज़ारों की तादाद में अभी तक ग़ालिबन 30,000 या 35,000 जो है नॉर्थ गाज़ा पहुँचे हैं मुख्तलिफ मकामात से। गाज़ा की पट्टी में 2.5 लाख के करीब हो गए हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि अभी ये जो सिलसिला चल रहा है तो इसमें यानी कि फिर रिहैबिलिटेशन की बात है और दूसरे जो मराहिल हैं, यानी 3 फेसेस की जो बात की गई थी, तो क्या आपको लग रहा है कि जो कैप्टिव्स को छोड़ना और उधर महरूसीन को छोड़ना और इस दरमियान फिर जो गाज़ा के इस वक्त जो इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से जो दो चार हैं और उनके घर बार भी बाकी नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे तो अपने अजीज़ व अकारीब को तलाश कर रहे हैं खंडरात में, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं डॉक्टर साहब हम? इनकी बाज़ाबात करी है और दीगर चीज़ें, और क्या हो भी पाएंगी या फिर दरमियान में ही इजराइल कुछ कर देगा? देखिए, इजराइल पे उसके पिछले रिकॉर्ड को देख करके जी उससे किसी भी तरह से पीस की या अमन की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए आपने देखा होगा कि जब से दहशतगर्दाना हमला फलस्तीनियों पे शुरू हुआ 8 अक्टूबर से जी लगातार मतलब 500-600 डेली टारगेट बॉम्बिंग हो रही थी जी, 500-600 बल्कि से ज्यादा जी। तो इससे कोई उम्मीद, अच्छा आप शुरू से आप देखें कभी भी ये सुकून में इसने नहीं रहने दिया फलस्तीनियों। गाजा में बंद हुआ जी तो थोड़ा सा वहां भी उसने मारा है लोगों को, जो लोग क्रॉस करना चाह रहे थे, जाना चाह रहे थे रफा के पास, नेजारिम के पास जी है जी। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ है तो वेस्ट बैंक में शुरू किए हुआ है जी हाँ, वेस्ट बैंक में है तो वहां भी शुरू किए हुआ है, लिबनान की सरहद पर, साउथ लिबनान में जी। इसका काम ही यही है जमीन हड़पना। और उसके बाद क्या हुआ वेस्ट बैंक में कि जो दूसरे जो दहशतगर्द हैं आपके सेटलर, इसलिए कि सेटलर लीगली इलीगल है, वो आईसीजे ने भी कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी और यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी कहा 1967 के बाद जो वहां पे ला करके बसाया गया यहूदियों को मजीद, तो 90 से ज्यादा कंट्री के लोग हैं वहां पे मौजूद जी, और सबके पास मकान था यूरोप में। ऐसा नहीं था जी, पूरे यूरोप के इकोनॉमी को इन्होंने ही खत्म किया, पूरे क्रिश्चियनों के रिलीजन को इन्होंने ही तबाह किया जी, और अमेरिका की जो रियल सॉवरेंटी थी वो भी इनके पॉकेट में है। आप ट्रम्प को देख सकते हैं, ये पूरी तरह से बंधा हुआ, बल्कि मैं तो ये कहूं कि बंदर टाइप का हो गया मामला जी जी। एक बंदर है जिसको नचाते हैं लोग, ये हाल है। अब आप देख लीजिए कि इसकी पहुंच कहां तक है, लेकिन ये उस पे है कि भाई तुम इसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो पहुंचा रही है। फलस्तीनियों ने कभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जी, कि तुम हो सकते हो कि बहुत बड़े इज्जतदार और पावरफुल हो अमेरिका की नजर में, यूरोप की नजर में,
तुम अगर छीन दोगे तो पूरा अमेरिकन और जो यूरोप के डॉक्टर तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो ये तो तुम्हारी अब नफ्सियाती कमजोरी है जी। लेकिन ये आप ये देखिएगा, अच्छा अरबों में भी आप देखिए कि बड़े मायूब है ये इनसे, दहशतगर्दों से। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन इन दहशतगर्दों से कभी भी फलस्तीनी जो है मायूब नहीं हुए। खास करके वो लोग जो इनको समझते हैं कि ये हमारे जमीन को हड़पे हुए हैं जी। जिन्होंने कंप्रोमाइज कर लिया वो दूसरी बात है। इसलिए मैंने कहा था शुरू में भी कि सीज फायर कभी मतलब एक्चुअल सीज फायर इनमें रहा नहीं कभी। जी हाँ। हमेशा लड़ाई भाई 2005 में वहां पे 9,000 यहूदी लोग आबाद थे गाजा में जी। उसको पीस प्लान के तहत उसको हटाया गया। 2006 में इनकी हुकूमत आ गई हमास की। 2007 में इन्होंने एम्बार्गो, इकोनॉमिक एम्बार्गो इस पे लाद दिया और 2008 में इस पे अटैक कर दिया जी। फिर 2010 में किया, फिर 2011 में किया, फिर 2012 में किया, फिर 2014 में किया, फिर 2018 में किया, फिर 2021 में किया, फिर 2023 में किया। तो 6-7 तो बड़े बड़े हमले गाजा पे हुए। ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ 2005 के बाद। उसी तरह से वेस्ट बैंक में हुआ। तो हमेशा जो है ये इस तरह की हरकत करते रहे। तो इसलिए एक्चुअल पीस है, पीस तो भाई पीस किसके बीच में होता है? जो आदमी कंप्रोमाइज करता है ना। जी हाँ। तो मुसलसल आप देखेंगे कि फलस्तीनी ये कंप्रोमाइज करते रहे। जैसे यासिर अरफात उन्होंने बहुत कंप्रोमाइज किया, यहाँ तक किया कि कुछ फलस्तीनी नाराज भी हुए उनसे। जी हाँ। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है गद्दारी की यासिर अरफात के साथ। जी हाँ। मतलब इनकी साइकोलॉजी ये है कि देखिए बदमाशों की साइकोलॉजी है कि इनसे जहां आप नरम रहेंगे जी, और जितना आप इनसे सुलह करेंगे उतना ही ये बदमाशी करेंगे। ये खसला यही देखा। जी जी। जैसे हिटलर था तो हिटलर को काफी चर्चिल और फला ये सब लोग काफी अपीस करते थे, मतलब फुसलाना, बहलाना, अच्छे से बात करना। नतीजा क्या हुआ? पूरे यूरोप के लिए खतरा हुआ। जी हाँ, है ना भाई। तो उसी तरह से आप ये देखेंगे कि अच्छा आप ये देखें कि अमेरिका ने और यूरोप ने ये समझा कि भाई ये लोग मरे टूटे लोग हैं, बड़े परेशान थे, अब इनको एक मुल्क मिल गया, इनके साथ जो है हमदर्दी करो इजराइल के साथ। अब इजराइल जो है तो ओपनली धमकी देता है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये तो बादशाह है, ये कुछ भी करा सकता है किसी मुल्क में जी। 9/11 की अगर तफ्तीश हो जाए सही से तो पता चल जाएगा। और वो मुल्क वेस्ट एशिया में ही है। जी जी, वेस्ट एशिया ले रहा हूँ, समझ रहे होंगे लोग। उसी ने 9/11 किया है। भाई जिसने पेजर ब्लास्ट किया उसी ने 9/11 किया जी। जिसने वहां पे जो गेस्ट थे ईरान में, इस्माइल हानिया को मारा जी, उसी ने ये किया। तो ये तो इसमें एक्सपर्ट है। तो इसलिए इनमें मतलब कि दहशतगर्दों में और मजलूम में कभी पीस नहीं हो सकता। इसका वाहिद इलाज ये है कि डू और डाई। जैसे गांधी ने कहा था 1942 में, मैं बिल्कुल ओपन बात कर रहा हूँ जी। कोई ऑप्शन नहीं है फलस्तीन के बाद। देखिए फलस्तीन को आप शुरू से आप देखें कि इन्होंने मदद मांगी अरब से। अरब ने आधे दिल से मदद किया, ये बैक कर गया जी। उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें हुई, इसका टाइम नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे कि अब अरब भी बिल्कुल पीछे हट गए, बल्कि और साथ दे रहे हैं जालिमों का जी, बहुत छुपे अंदाज से, हिडन हैंड। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि इन्होंने पीस भी किया इनसे। पीस टॉक चलता रहा, ये चलता रहा। तो फलस्तीनियों ने हमेशा जो है इन्होंने मतलब के नरमी से काम लिया, निगोसिएशन को अहमियत दी, इंटरनेशनल लॉ की बात की, यूनाइटेड नेशन में गुहार लगाई जी, और पूरे यूरोपियन यूनियन को बराबर कहा भाई इंसाफ करो, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन नतीजा ये हुआ कि इन पे जुल्म बढ़ता गया जी। अब जुल्म बढ़ता गया तो फिर इन्होंने कहा कि भाई अब तो डू और डाई का मामला तो 7 अक्टूबर जो हुआ था जी, तो वो डू एंड डाई का एक मुजाहरा था, पहला मुजाहरा। इसलिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जी। आज आप देखेंगे कि जो बैतुल मुक़द्दस है जी, वहां पे स्टेटस को शुरू से वहां के जो यहूदी पादरी सब हैं वो भी मानते थे कि वहां पे यहूदी अगर दाखिल भी होते हैं तो खामोशी से वहां पे
भगदड़ मचाना, बदमाशी करना और मुसलमानों को रोकना कि वहां पे वो नमाज पढ़ रहे हैं, ये सब की तो खैर सवाल ही नहीं उठता था। अब वहां पे सेटलर घुस के ये सब कर रहे हैं बदमाशी। जी हाँ। और फिर जो इजरायली पुलिस है वो भी उनका साथ दे रही है। ठीक है, उसके बाद जो आपके सेटलर हैं वेस्ट बैंक में, वो जमीन कब्जा कर रहे हैं, उनके भेड़ बकरियों को मार रहे हैं, उन्हें भगा रहे हैं, उनके घर को आग लगा रहे हैं, जैतून का पेड़ है उसको उखाड़ रहे हैं, काट रहे हैं। तो अब इस तरह से अगर तमाम चीजें होती रहे और ये जो है बैक फुटिंग पे आते रहे तो आखिर में डू और डाई का है। और डू और डाई ही एक ऑप्शन है, इसलिए कि देखिए बाकी कोई ऑप्शन नहीं इनके पास जी। बाकी ऑप्शन था वो नहीं किया गया। जैसे कि कुर्दों को बचाने के लिए जी, भाई अमेरिका के रिश्तेदार तो है नहीं, वो नहीं है बिल्कुल, हो सकता हो रिश्तेदार हो इजराइल के थ्रू नहीं, तो कुर्दों को बचाने के लिए इजराइल की 2000 फौज तो वहां पहुंची हुई है सीरिया में। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स अलग हैं, चोर है जी है। हालांकि जो कुर्द मिलिटेंट्स हैं वो मार्क्सिस्ट है, वो लेफ्टिस्ट है, उसको मदद दे रहा है ये। उसके बाद जो जिन दहशतगर्दों ने हमला किया फलस्तीनियों पे, वो भी उससे बड़े हमदर्दी रख रहे हैं अब कुर्दों से जी। अब बताइए, तो उनसे आप हमदर्दी रख रहे हैं, उनको आप ये कर रहे हैं, और जो आपके जो जिसको हक मिलना चाहिए था उसको आप इग्नोर कर रहे हैं। यकीन। तो ये जो है किसी भी तरह ये मतलब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि ये करें। उसी तरह से आप देखेंगे कि अमेरिका ने फौज भेजा कुवैत में। जी हाँ। जब कुवैत क्राइसिस हुआ था आपके 1990 वाला जी। तो कोई मुल्क अगर फलस्तीन में वहां पे जमीनी कार्रवाई के लिए फलस्तीनियों को बचाने के लिए अगर फोर्स भेज देता वहां पे जी, अपने एयरफोर्स को भेजता तो इजराइल हमला ना करे। ऐसा किसी ने किया नहीं किया। जी हाँ, नहीं किया। जिसको बोलते हैं ना कि जिसको बोलते हैं ह्यूमैनिटेरियन मिलिट्री इंटरवेंशन, जी हाँ, वो नहीं हुआ। आपने इराक पे इक्तिसादी पाबंदी लगाई और आम एम्बार्गो किया, मतलब आप वो आर्म्स एमुनिशन भी नहीं खरीद सकता है। जी जी। आपने इजराइल पे दोनों नहीं किया, ना इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया, ना आर्म्स एम्बार्गो, ना यूरोप ने लगाया, ना कनाडा, ना ऑस्ट्रेलिया, ना आपके अमेरिका। जी हाँ। किन्होंने लगाया? उसके बाद एक इन्होंने और ऑप्शन लाया था, नो फ्लाई जोन, जी, जो इराक में क्रिएट किया गया था साउथ में और नॉर्थ में 1990 में। जी। कि इराक का जो फोर्स एयर फोर्स है वो अपने ही मुल्क के नॉर्थ और साउथ में फ्लाई नहीं कर सकता है जी, ताकि वहां के जो शिया है जी और जो कुर्द है उनको बचाया जाए। तो इजराइल में भी या फलस्तीन में भी जो है नो फ्लाई जोन क्रिएट किया जा सकता था जी, ताकि वहां जो मजलूम लोग हैं उनको बचाया जाए। यकीन। तो ये भी नहीं हुआ। उसके बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है वो इराक के मामले में और आपके लीबिया के मामले में और सीरिया के मामले में सबको इम्प्लीमेंट किया गया बाई फोर्स। जी हाँ, बाई प्रेशर। जी। इजराइल पे ये सब कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है। तो जब सारे ऑप्शंस फेल कर गए तो एक ही ऑप्शन है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। जो हरकत फलस्तीनियों के साथ की गई है, जो दहशतगर्दी की गई है, उसी प्रोपोर्शन में रिस्पॉन्स अगर मिलेगा उन लोगों को जिन्होंने दहशतगर्दी की है तो वो बिल्कुल लाइन पे आ जाएंगे, सही हो जाएंगे। और यकीन। और इसके लिए जरूरी है कि एक मुल्क को खड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं खड़े होंगे, जैसे ईरान है तो ईरान प्रॉक्सी को यूज कर रहा है। मेरा ये कहना है कि प्रॉक्सी यूज को भी आप कीजिए, लेकिन आप खुद आ जाइए आप मैदान में। इसलिए कि आज अगर आप मैदान में नहीं आएंगे तो कल आपका हशर वही होगा जो सीरिया का हुआ। जी। अगर सीरिया आज से 10 साल पहले प्रोपोर्शनेट रिस्पांस दे देता, जी हाँ, तो आज शायद वो हालत नहीं होती कि घर वहां से छोड़ना पड़ता असद को। जी हाँ भाई, आखिर में तो आपको फेल कर गए आप। जी हाँ। इतना दिन जिल्लत की जिंदगी क्यों जिए? हो सकता था कि उस वक्त आप मजबूत भी थे बहुत। जी हाँ, बिल्कुल। आप फेल कर गए। एग्जैक्टली। जहां आपने कंप्रोमाइज किया बदमाशों से आप फेल कर जाएंगे। देखिए, जो भी क्रिमिनल होता है, हार्डन क्रिमिनल होता है, तो पुलिस उससे कभी कहीं बात नहीं करती। उसको या तो इनकाउंटर करती है या उसको उठा लेती है, उसको धारा लगा के बराबर के लिए अंदर बंद। वही सेम चीज है। तो अगर ईरान अगर अब नहीं आएगा अब सामने में जी,
तो इसका भी हशर वही होगा जो सीरिया का हुआ। भाई कितने सारे साइंटिस्ट मार दिए गए ईरान के, जी। 16 मिलिट्री के टॉप ऑफिसर्स मारे गए, जी। डिप्लोमेट्स मार दिए गए, जी हाँ। आपके प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन को मार दिया। जी। तो ईरान में भी ताकत है कि इसको पछाड़ सकता है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। जी। तो ईरान जो है ये अगर ये 2 साल के अंदर प्रोपोर्शनेट रिस्पांस नहीं मिला इसको, इजराइल को, जी हाँ, तो कोई भी हद ये पार कर सकता है। और मुझे लगता है कि प्रोपोर्शनेट रिस्पांस मिलेगा। और ये और मुश्किल आएगी इसलिए कि और कोई रास्ता नहीं है। मैंने बहुत कैलकुलेशन किया, देखा हमने, और कोई रास्ता नहीं। और आप ये देखेंगे कि हो सकता है कि अगर रशिया नहीं उतरा मैदान में, जी, जिसको बोलते हैं ना कि लंगोट पहन के उतरना, तो रशिया का भी वही हाल होगा जो सीरिया का हुआ। इसलिए कि जो ट्रम्प है, जी, ये वाहियात टाइप का जो है इसका मेंटेलिटी है। ट्रम्प ने क्या किया है कि अमेरिका में तेल है, बहुत ज्यादा तेल नहीं है, वो तो बकवास करता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा तेल है। जी हाँ। कनाडा में बहुत ज्यादा तेल है, जी जी। कनाडा का रिजर्वायर बहुत अच्छा है, मोर देन गल्फ कंट्रीज। जी। तो अमेरिका में क्या कर रहा है ये कि तेल निकाल रहा है, अपना निकालेगा, जी, तेल का प्राइस डाउन करेगा। जब तेल का पैसा जब डाउन हो जाएगा, जी, तो रशिया की मईशत और कमजोर हो जाएगी। कमजोर, इसलिए कि रशिया को जो पैसे आते हैं, जो इनकम आता है रशिया को, जो रेवेन्यू है वो ऑयल और गैस से आता है। एग्जैक्टली। रशिया का कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा, साबुन है, तेल है और टेलीविजन है। रशिया या तो आर्म्स बेचता है या तेल और गैस बेचता है। जी। तो जहां तेल में पैसे में कमी गिरावट है तो उसका सोर्स कम हो जाएगा, इनकम कम हो जाएगा। जी हाँ। तो रशिया को तो इन्होंने घेर लिया, फंसा दिया इसको यूक्रेन के थ्रू। जी। फिर जो है आर्मेनिया को भी ये यूरोपियन यूनियन अपना मेंबर बना रहा है सारा कुछ। तो रशिया भी अगर मैदान में नहीं उतरा, इसका भी हाल वही होगा जो बशर अल असद का हुआ, पुतिन का या जो भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी इसी दरमियान यानी डोनाल्ड ट्रंप का ये भी बयान आया कि हम उम्मीद करते हैं, यानी इनके पहला जो टेन्योर था उसमें उन्होंने जिस तरह के डील्स को आगे किया था उस हवाले से पेशरफ्त हुई थी, चाहे वो द डील ऑफ द सेंचुरी हो या फिर अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से, तो इसका जिक्र उन्होंने अभी भी किया कि हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो जाएगा। तो क्या अब वो यानी ये मामला भी जो है आगे बढ़ाएंगे कि एक जानिब इजराइल को तो खुली छूट दे दी गई और ये सीज फायर का मामला है, और दूसरी जानिब पीस प्रोसेस के नाम पर मुकम्मल तौर पर जो भी चाहते हैं वो आगे मामले को बढ़ाएंगे? देखिए, हाँ, देखिए जो बाइडेन था, जी, वो ज़ायनिस्टों का दलाल समझिए उसको। ये ट्रम्प है, उससे भी वाहियात है। अच्छा, जी। भाई इजराइल में देखिए कई तरह के यहूदी हैं। एक जो है बड़े अच्छे यहूदी हैं, बहुत कम तादाद में। एक क्लासिकल ज़ायनिस्ट हैं, जो कि थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं। एक जो है आपके रेडिकल ज़ायनिस्ट हैं, जी, और एक वो ज़ायनिस्ट हैं जो सेटलर हैं, बदमाश, वार क्रिमिनल, जैसे स्मोत्रिच है, बेन-गिविर है। मतलब बेन-गिविर का तो और नेतन्याहू का इनडायरेक्टली ये लोग शामिल हैं शिमोन पेरेस के किलिंग में, जी, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। तो ये वो तबका है जो सबसे गंदा और सड़ा हुआ तबका, जी, वो पावर में आ गया है। ये उनका समर्थक है ट्रम्प। तो ये कुछ भी आप बताइए, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कि तुम अपना देश छोड़ के चले जाओ। जी हाँ, मतलब इट इज अनइमेजिनेबल। मतलब कोई भी एक 10th क्लास का ही बच्चा ये इंडिया में ये बात को नहीं बोल सकता, यकीनन कोई क्रिमिनल इस बात को नहीं बोल सकता। जी, अब बताइए ये मतलब ये कहां से ये चीज आ रही है, कौन उसके एडवाइजर है? अगर इसीलिए आप देखेंगे पूरी जो मिनिस्ट्री है उसकी, जी, उसमें सब मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं मार्केट टाइप के लोग, मतलब जो बाजारू टाइप के नहीं होते हैं लोग, जी, कोई किसी का कोई एक्सपीरियंस नहीं। और जो सबसे गंदे टाइप के जो ज़ायनिस्ट है वो यही चाहते हैं कि इस तरह के लोग पावर में हो, ताकि उनके पास एक्सपीरियंस तो है नहीं, उनको जैसे चाहेंगे हम पढ़ाएंगे, डील करेंगे, जी। लेकिन हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। हर चीज की कीमत है। जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं फलस्तीनियों पे, दे हैव टू पे प्राइस।
जी। आइदर टुडे और टुमारो। हम्म। और बहुत सारी चीजें हैं जो अभी नहीं है, हो सकता बाद में हो, हम्म। लेकिन फलस्तीन जो है वो फुल स्पिरिट के साथ है फलस्तीन, हम्म। और उसके पास पूरा हौसला है, पूरी हिम्मत है, पूरे एक्सपीरियंसेस हैं। जी। वो जानते हैं कि इनसे कैसे इनको रिटेलिएट करना है, इनको कैसे रिस्पांस देना है। उनके दिल में कोई भी खौफ नहीं है इनके इसके लिए, हम्म। और वो ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो ये मेरी जमीन को खाली करें। हम्म। तो ये है इसमें। जी डॉक्टर साहब, अब बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से मैंने कहा कि कोई डील या अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को एक और। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जैसे सऊदी अरबिया आपने देखा कि जैसे ही ट्रंप ने हल्फ लिया, तो सऊदी प्रिंस ने या सऊदी अरबिया ने ये कहा कि मैं $500 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ अमेरिका। जी हाँ। ट्रंप यही चाहता था। इसके बाद आप देखेंगे कि वहां पे जो एक फंड बना है, बहुत बड़ा फंड है, उसमें करीब $900 बिलियन है। अच्छा जी। या $950 बिलियन है। उनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादातर उनका पैसा उनके दामाद ने उनसे लिया है, कुशनर ने। जी। जैरेद कुशनर ने लिया है। वो भी वाहियात टाइप का आदमी है वो। सब बड़े, मतलब चेहरा से तो बड़े मासूम लगते हैं ये, लेकिन बड़ी गंदगी है, और सब इन लोगों से ये घिरा हुआ है बिल्कुल ट्रंप। जी। तो ये है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सऊदी अरबिया है, ये अभी तो ये बोल रहा है कि जब तक के 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं निकलेगा हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन मैं एक सिंपल बात बताता हूँ जी भाई, जिसके जितने गहरे ताल्लुकात हैं इजराइल से, अमेरिका से, जी, उसके गहरे ताल्लुकात इजराइल से होना बिल्कुल लॉजिकल है जी। सिंपल बात। जैरेद कुशनर के बारे में मोहम्मद बिन सलमान ने एक बार स्टेटमेंट दिया कि मैं उसके अपने पॉकेट में रखता हूँ। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा जी। हो सकता है कि वो ये उसके लिए हो कि वो कहे कि मैं इसको अपने पॉकेट में रखता हूँ। अब दोनों में किस लेवल की दोस्ती है वो अल्लाह को मालूम, या उन दोनों को मालूम होगा जी। और दोनों तो इसलिए जैरेद कुशनर से बहुत ज्यादा इनका ताल्लुक, ट्रंप से इनका ज्यादा ताल्लुक, और आपके जो बहुत सारे और भी एजेंसीज हैं उनसे इनका ताल्लुक, तो ये शो करता है कि एक तरह का नॉर्मलाइजेशन है। अगर सऊदी स्टैंड ले लेता जी कि भाई आप इस तरह का काम नहीं करो, मैं तेल वेल बंद, तो मतलब एक अच्छा प्रेशर बन सकता था इजराइल पे जी। लेकिन अफसोस की बात इन्होंने मतलब कि ये नहीं कि खामोश रहे, बल्कि उल्टा जालिमों का छुपे तरीके से साथ दिया। मतलब अफसोस की बात ये है जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 251 या 241 जो कैप्टिव्स पकड़े गए थे, जी हाँ, उसमें से 52 तो मर गए जी। ज्यादातर बॉम्बिंग में मरे, इजरायली बॉम्बिंग में जी। और ये जो अभी छूट रहे हैं बचे हुए, तो ये भी मर जाते। इजराइल ने बिल्कुल चुन चुन करके बॉम्बिंग किया कि जहां पे ये थे, लेकिन वहां मुखबिर तो फैले हुए हैं इनके। जी हाँ। और वो अरबी जबान में माहिर हैं, खुद अरब में भी, फलस्तीनियों में भी मुखबिर है, पैसे अच्छे देते हैं वो। तो एक एक चीज की इनको इत्तला है वहां पे जी। अब वहां पे जो फलस्तीनी है उनके ऊपर कई जिम्मेदारी है। हाँ। इनको बचाने की भी जिम्मेदारी जी हाँ। फिर इनको जो है आप उनको रिलीज कीजिए, वो भी एक अलग है। फिर इनसे आपके 16वें दिन जो है फिर इनका निगोसिएशन जो सेकंड फेज के लिए शुरू होगा जी जी, ये भी जिम्मेदारी है जी। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये जो अभी हालात वहां पे हैं गाजा में जी, उन हालात से ये पता चलता है कि इजराइल जो है वो अपने किसी भी ऑब्जेक्टिव को मतलब कि अचीव नहीं कर पाया जी हाँ। उसने कहा था कि मैं हमास को हरा दूंगा जी हाँ, फेल कर गया। मैं हमास को खत्म कर दूंगा, फेल कर गया जी हाँ। मैं हमास का किसी भी तरह से कोई कंट्रोल पूरे गाजा पे नहीं रहने दूंगा, फेल हो गया जी हाँ। आज वहां पे रूल लॉ एंड ऑर्डर को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमास कर रहा है जी हाँ। भाई वही गवर्नमेंट में थे, वही लोग थे
जी हाँ। हालांकि गवर्नमेंट की कई सारी बिल्डिंग इन्होंने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए गाजा में 5 गवर्नरेट हैं। गवर्नरेट का मतलब तहसील मान लीजिए। जी जी 5 गवर्नरेट में 2 गवर्नरेट में मोर देन 90% डिस्ट्रक्शन हो गया है। जी मोर देन 90%। उसमें बिल्डिंग है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है जी और ओवरऑल लेंगे तो मोर देन 70% है जी और जितने बेसिक जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स थे वो सब तबाह कर दिया इन्होंने। इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो या वाटर कनेक्टिविटी, यहाँ तक कि आपने कभी सुना नहीं होगा इन्होंने रोड और रास्तों को उखाड़ दिया। हाँ ये किया। बताइए, जिसको बोलते हैं टीयरिंग अप। कहीं सुना था आपने कि जो है बुलडोजर से जी एक इनका स्पेशल बुलडोजर इसे ये रोड ही को खत्म कर देते हैं। मतलब इतना ज्यादा दहशतगर्दाना मिजाज, ऐसे लोगों को उस खित्ते में रहने का कोई हक नहीं है। ये बाहर से आए हैं, इनके पास कई सारे मल्टीपल सिटीजनशिप है जी, ये जहाँ पे है वहां पे जाके रहें जी, जिंदगी गुजारें और ये जो फलस्तीन की जगह है इसको खाली करें। नहीं करेंगे फलस्तीनी लड़ते रहेंगे। यकीन जब तक फलस्तीनी जिंदा रहेगा ये लड़ता है। जी डॉक्टर साहब हमारे पास 1 मिनट है। बड़ी आपने बात अच्छी की। अब बस ये है कि ये 3 मराहिल जो हैं वो हो जाने के बाद फौरी तौर पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं या फिर क्या जो है खतरात हैं, मैं जानना चाहूँगा। 2 मिनट रह गए डॉक्टर साहब। हाँ देखिए, खतरात तो मैंने कहा आपको कि पीस जो है 2 लोगों के बीच में नहीं हो सकता। जी हाँ। वो लोग जो जुल्म के शिकार हैं और जो जुल्म कर रहा है, जो दहशतगर्दी कर रहा है जी, और जो इंडिकेशन मिल रहे हैं पैलेस्टाइन से कि रोजाना एक्सट्रीम वायलेशन जो है ह्यूमन राइट्स का और पैलेस्टीनियन राइट्स का वेस्ट बैंक में शुरू हो वेस्ट बैंक में हो रहा है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि पूरे वेस्ट बैंक में 900 मिनिमम 900 मिलिट्री चेक पॉइंट इन्होंने बना दिया। हाँ जी जी। मतलब कि 5 किलोमीटर के अंदर में भी फलस्तीनी वहां मूव नहीं कर सकता है, उसको चेक पॉइंट को क्रॉस करना पड़ेगा। और बहुत तेजी से ये आबादी को बढ़ा रहे हैं, सेटलर्स को के जरिए बहुत तेजी से लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं। हाँ, और ये सब देखिए मीडिया में, इसलिए कि मीडिया तो इधर उलझा हुआ है। जी हाँ, गाजा के बाद। जी हाँ, और लेबनान में, और ये वहां पे जो बदुइन हैं आपके एरिया सी में, एरिया बी में, इनको वहां से ये उखाड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, मार रहे हैं जी। तो बहुत सारा सेटलमेंट ये एक्वायर कर रहे हैं इलीगली वहां पे जी। तो ये इंडिकेशन ये है। अब देखिए वेस्ट बैंक में तो शुरू होना नहीं चाहता वायलेंस। जी हाँ, वो तो पीसफुल था, वहां शुरू क्यों होगा? जी हाँ, तो ये चाहते हैं कि ये वायलेंस चलता रहे और इनको ये गुमान है कि ये जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन मेरा ये गुमान है कि ये हारेंगे इंशाल्लाह हारेंगे। अब जो वक्त आ रहा है इसमें ये हारेंगे और बुरी तरह से हारेंगे इंशाल्लाह। और जो इनका साथ देगा इंक्लूडिंग अमेरिका, जी हाँ, वो भी जो है वो भी हारेगा यकीनन, और वो भी हारेगा, रुसवाई से 2 4 होंगे यकीनन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, बहरहाल जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि पूरी कोशिश ये ताकूती ताकतें कर रही हैं, लेकिन बहरहाल आखिर में ज़रूर शिकस्त इन्हीं की होगी और रुसवाई भी साथ में इन्हीं की होगी। और जो भी इनका साथ दे रहे हैं, खामोशी के साथ भी, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली, वो भी रुसवा होंगे। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने ख़िताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।